माइटोसिस पढ़ा के हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मियोसिस, जो सेकंड टाइप का सेल डिवीज़न हमको पढ़ना है, वो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, माइटोसिस में हमने देखा था कि सेल डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल विच हैव equal information like the mother cell. Now we are going to discuss meiosis. The term was coined by the J. B. Palmer in 1905. It takes place only, this meiosis takes place only reproductive cell during गमेट फॉर्मेशन। मतलब ये मियोसिस तभी होता है जब एनिमल्स मैच्योर हो जाए और रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट फॉर्मेशन करना पड़े तभी, या गैमेट फॉर्मेशन होता है तभी ये मियोसिस सेल डिवीज़न होता है। मतलब ये हम कहेंगे इट इज़ अ जर्म लाइन, या हम कहेंगे इट इज़ पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग वर्ल्ड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस नोन एज रिडक्शनल सेल डिविजनल आल्सो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, देखेंगे हम कि रिड्यूस कैसे होते हैं। रिड्यूस होते हैं, घटते हैं, इसलिए उसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। द सेल इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस टर्म एज द मियोसाइट्स, जिनमें ये मियोसिस सेल डिवीज़न होता है उनको मियोसाइट्स कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं स्पर्म्स या ओवा, पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी जगह पर जैसे हम 12th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में या चैप्टर नंबर 1 में, वहाँ पर ये हमको नज़र आता है। मियोसिस प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फ्रॉम द डिप्लॉइड मदर सेल। मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल पैदा होती है। कहाँ से? सिंगल डिप्लॉइड मदर सेल से, पेरेंट सेल से। अगर हम देखें, हम देखने वाले कैसे, किस तरह से कि एक सेल से दो, अभी तक डॉटर क्या देखे हमने माइटोसिस में हमने देखा कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं, लेकिन हम इस मियोसिस में देखने वाले हैं कि एक सेल से एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 4, लेकिन वो हैप्लॉइड सेल मिलती है। मतलब वन डिप्लॉइड सेल, मदर पेरेंट सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ओके, सिंपल सा है कि ये पिक्चर आपको समझ में आता है क्या होगा, आता है कि एक वेरिएशन देखेंगे आपकी 2 पेरेंट है, उनके बच्चे में वेरिएंट, उसके बालों का कलर देखते हो तो आपको वेरिएशन नज़र आ रहा है। ओके, तो ये क्या करता है, वेरिएशन इज ऑकर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर के पहले। वेरिएशन ऑकर, दिस हेल्प इन सेल डिवीजन फॉर वेरिएशन थ्रू मियोसिस बाय रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विच गिव द वेरिएशन इन लिविंग वर्ल्ड्स। प्लांट रहे, एनिमल रहे, सारों में ये वेरिएशन जो बदलाव आते हैं, पेरेंट भले ही सेम दिखते हो लेकिन बच्चे उनसे थोड़ा मिलते हैं, लेकिन 100% नहीं मिलते हैं। और ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स से बच्चे या न्यू वंस या न्यू फॉर्म लाइफ थोड़ा एडवांस होती है, विकसित होती है, तभी तो इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो दिस इज सिंपल सा एक इमेज है आपके लिए। तो इसके कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और हमको पढ़ना है। ड्यूरिंग फर्स्ट, मतलब मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस इज बेसिकली डिवाइड इनटू द 2 फेज। मियोसिस हम एक चरण में नहीं पढ़ते हैं, इसको 2 चरण में, 2 स्टेप्स में, 2 पायदानों में पढ़ते हैं। कैसा? द फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन और सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन, इसको मियोसिस फर्स्ट और आएगा दूसरा मियोसिस सेकंड, ऐसा भी कहा जाता है। अब सेकंड के पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न या फर्स्ट मियोसिस क्या होता है, कैसा होता है। हमने पढ़ चुके हैं माइटोसिस में कि वहाँ पर 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, बराबर। अब इस
सेल डिवीज़न में भी वो 4 स्टेप सेम है, लेकिन प्रोफेज जो है फर्स्ट वाला, उसको फिर से 4-5 स्टेप में डिवाइड कर दिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस मियोटिक सेल डिवीज़न में। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीज़न, डिप्लॉयड मदर सेल डिवाइड इनटू द 2 हैप्लॉइड सेल। ध्यान रखेंगे, मियोसिस फर्स्ट में डिप्लॉयड मदर सेल कितने में डिवाइड हो रही है? 2 हैप्लॉइड सेल। फर्स्ट डिवीज़न में ही या फर्स्ट स्टेप में पर ही एक सेल, एक डिप्लॉयड मदर सेल 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल में बढ़ जाएगी। मतलब हम समझेंगे कि 2n वाली सेल है जो डिवाइड होकर n और n ऐसे 2n में बढ़ जाएगी, और द डिप्लॉयड मदर सेल डिवाइड इनटू द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल। क्लियर है? मियोसिस फर्स्ट में ये क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट में होगा। ओके, अब सेकंड क्या? डॉटर सेल रिजल्टिंग फ्रॉम दिस डिवीजन आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल इन क्रोमोसोम नंबर। अभी अभी देखा हमने 2n था और क्या हो गया? n हो गया। मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहे, चेंज हो गए, हाफ हो गए, आधे हो गए। Hence, this division also called heterotypic cell division। इसलिए उसको heterotypic cell division भी कहा जाता है। होमोटाइपिक नहीं, सेम सेम नहीं। माइटोसिस होता है सेम सेम, होमोटाइपिक। मियोसिस में होमोटाइपिक सेल डिवीजन नहीं होता है, होगा हेटेरोटाइपिक सेल डिवीजन। इट कंसिस्ट ऑफ फेज। अब बात इंपॉर्टेंट हेज यही आएगा कि जिसमें मियोसिस में देखा हमने प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है और साइटोकाइनेसिस है। हमने प्रोफेज माइटोसिस में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रोफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 है इसलिए। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। मतलब मियोटिक सेल डिवीजन में ये सारे स्टेप होंगे, लेकिन उनको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1 इस तरह से उसको इंडिकेट किया जाएगा। क्लियर है? चलो, लेकिन ये जो हुआ है कौन सा वाला? डिप्लॉयड मदर सेल से हैप्लॉयड सेल ये बनते हैं, ये इंपॉर्टेंस होता है। क्या होगा कि मदर फादर में 2n है, 46 है, मदर में भी 2n 46 है। गमेट्स बनते हैं जिसको हम स्पर्म हुआ कहते हैं। मेल से बना हुआ स्पर्म 23 क्रोमोसोम रखता है सिर्फ n, और फीमेल से फीमेल के बॉडी के अंदर बना हुआ वजाना में बना हुआ एग वो भी हैप्लॉइड 23 होता है। ये जब 23 प्लस 23 प्लस हो जाते हैं तो ये एक तो फीमेल या मेल बन जाते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि मियोसिस के थ्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखा जाता है। नेचर नंबर्स को, क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखेंगे। अगर ये हाफ नहीं होते तो 46 और 46 कितने होते? 92, मतलब अप्रॉक्सीमेटली डबल। और ये लिविंग वर्ल्ड में नहीं होता है, इसलिए ये जनरल नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न ही कराता है, या रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही ये डिवीज़न होता है। तो आते हैं हम प्रोफेज 1 की ओर। प्रोफेज 1 काफ़ी बड़ा लार्जेस्ट फेज माना जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ड्यूरेशन और फेज इन विच इन दिस फेज द एक्चुअल जो हम पढ़ रहे थे अभी तक कि रिडक्शन होता है, वो प्रोसेस इस फेज में होगी। साथ ही साथ ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द मियोटिक सेल डिवीजन, बिकॉज दिस फीचर हैज अ 1 2 3 4 5 अगेन फेज। मतलब प्रोफेज के 5 और स्टेप आते हैं जो कि माइटोसिस में नहीं थे। ठीक है, ध्यान हमको रखना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तो है ही, लेकिन प्रोफेज को भी 5
स्टेप में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका नाम है लेप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड पैचिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस. ओके, means the prophase is the longest phase in which the prophase is further divided into the five subphase, that is leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis. Okay, let's begin with the first, leptotin. नाउ लेप्टोटीन हमने पढ़ चुके हैं माइटोसिस में. हम कंपैरिजन इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है हमको समझ में आ जाना चाहिए. हमने देखा था प्रोफेज में क्या हुआ था माइटोसिस में कि क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, सेंट्रियोल डिवाइड होके मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल. साथ ही सामने ये भी देखा था कि न्यूक्लियर एनवेलप बिकम डिसअपियर. ओके, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी होगा, लेकिन उतना फास्ट नहीं होगा. अब यहाँ पर क्या बोलता है, पहला लेप्टोटीन में क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज देयर साइज. कंडेंस होंगे, शॉर्ट होंगे, डबल हो रहे हैं. तो पहला है वॉल्यूम न्यूक्लियस का इंक्रीज होगा. क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, साफ साफ दिखाई देने लगेंगी, और थ्रेड लाइक एंड कॉइल, लंबे होंगे और वो कॉइल्ड होंगे. दिस इज कैरेक्टराइज विद द एंड ऑफ द क्रोमोसोम कन्वर्जन टुवर्ड द साइड न्यूक्लियस वेयर द सेंट्रियोसोम लाइज. न्यूक्लियस के अंदर में सेंट्रियोसोम रहे, जहाँ रहेगा उसके अंदर में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर में ये धीरे धीरे जमा होने लगेंगे, सटना जमना शुरू हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट होना भी शुरू हो जाएंगे. सेंट्रियोल उसी वक्त डिवाइड हो जाएगा इनटू द टू एंड माइग्रेट टू द अपोजिट पोल. दो पोल के मतलब सेल के दो छोर पर, हम कहेंगे पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण, जो भी करते हैं अपोजिट पोल, इस तरह से अपोजिट पोल के और दोनों डिवाइड होकर मूव करना शुरू कर देंगे, जो कि माइटोसिस में भी हमको दिखा था, है ना. कैसा, इस तरह से ये एक इधर चला जाएगा और दूसरा इस और चला जाएगा. क्रोमोसोम काफ़ी थिक और मोटे हो गए हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे वो बन चुके हैं और वो बंद गए हैं सेंट्रोमर से, जो दिख रहा है आपको येलो में, सेंट्रोमर से ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ यहाँ पे होने वाला है. मतलब मान लो हम अभी भी देखा है कि 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर्स, मीन्स द 1 to 23 मतलब 1 से लेकर 23 तक की जोड़ियाँ बन जाएगी. अब जोड़ियाँ बनने के लिए ये मान लो ये फादर का क्रोमोसोम है और जो ब्लू वाला है वो मदर से है, तो क्या होगा, ये फादर और मदर की क्रोमोसोम की पेयर बन जाएंगे. अभी तो हमको दिख रहा है 1 और 1 2, डायट कंडीशन दिख रही है ना. बाद में क्या हो जाएगा, ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जब बाइंड हो जाएंगे तो हमको वहाँ पे 4 दिखेंगे, टेट्राड्स कंडीशन नजर आएगी. तो ये कंडीशन वहाँ पे धीरे धीरे नजर आती है लेप्टोटीन में. जाइगोटीन इंटीमेट पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमोटिड. बोला है सिस्टर क्रोमोटिड दिखा है, आप क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स. कौन से वाले, फादर और मदर की, मेल और फीमेल की. Non-sister chromated chromosome of homologous chromosomes takes place by the formation of synaptional complex. मेल और फीमेल के क्रोमोसोम जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, वो पेयर बनाना शुरू करेंगे. उसको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. दिस पेयरिंग मतलब नॉन सिस्टर क्रोमोसोम की पेयरिंग्स को कहा गया साइनेप्सिस. क्या कहा गया है, साइनेप्सिस. ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल क्रोमोसोम. इस पेयर में मेल से आया हुआ क्रोमोसोम का पेयर रहेगा और फीमेल से आया हुआ मैटरनल और एक का फीमेल का और एक का मेल का क्रोमोसोम का पेयरिंग बनेगी, मतलब जोड़ियाँ बन जाएगी. किस जाइगोटीन स्टेप में क्रोमोसोम पेयर आर कॉल्ड द बाइवेलेंट और टेट्राड्स. इसको भी 4 कंडीशन में दिखाई देता है, तो उसको कहेंगे हम टेट्राड्स. देखेंगे आप, इसको भी देख लेंगे. यहाँ देखते हैं हम कि पहले एक ही था,
यहाँ देखेंगे सिंगल सिंगल थे, अब क्या कर रही है, टेट्राड्स बाइलेवेंट कंडीशन बन जाएंगे, मतलब मेल और फीमेल की क्रोमोसोम की पेयरिंग दिखाई देगी, वो होगी सिर्फ प्रोफेज 1 में ही। ठीक है, सेंट्रियोल तो मूव ही हो रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है, हम पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इसी जो टेट्राड कंडीशन है या बाइवेलेंट कंडीशन है उसमें हो जाएगा। यहाँ तक सेकंड स्टेप खत्म, लैक्टोटीन्स हो गया खत्म, जाइगोटीन खत्म। अब आते हैं पैचिटिन की ओर। पैचिटिन, each individual chromosome begin to split longitudinally into the two similar chromatids। हर एक क्रोमोसोम अपने अपने सिमिलर क्रोमेटिड्स में, जिसको सिस्टर क्रोमेटिड्स में है, वो डिवाइड होने लगता है, दिखाई देता है, हमने देख चुके हैं। इस दिस स्टेज टेट्राड बिकम्स मोर क्लियर अपीयरेंस बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ 4 विजिबल क्रोमेटिड्स। इस जाइगोटीन तक, यहाँ तक 4 क्रोमेटिड्स नजर आते हैं, और पैचिटिन में तो ये पूरे क्लियर समझ में आना शुरू हो जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर बिगिन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो थे एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू कर चुके होते हैं, और क्लियर समझ में आना शुरू हो जाता है। हावेवर दे डू नॉट कंप्लीटली सेपरेट, एक दूसरे से पूरा कंप्लीट नहीं होते हैं, बट रिमेन अटैच टुगेदर एट वन और मोर पॉइंट। एक दूसरे से होमोलॉगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में ये चिपके रहते हैं। क्या कहा मैंने अभी, होमोलॉगस क्रोमोसोम बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। कौन से वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, या देखते हैं हम, एक रेड है और एक ब्लू है। तो रेड वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और ब्लू वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो ये पास तो रहते हैं लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं। क्या होता है इसी दौरान, जस्ट लाइक दिस द वन पिंक सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड ब्लू आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड विद पिंक एंड ब्लू। पिंक सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, लेकिन पिंक ब्लू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ये एक दूसरे से बहुत पास आ जाते हैं। यहाँ पर पैचिटिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉस मतलब क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस कर देना, मतलब काटने जैसा लग जाता है, एक्स के जैसे मास बनने लगता है ना। तो क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी स्टेप में 2 नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे को जेनेटिक मटेरियल अदली बदली कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। This point where the cross is occur point appear like a X known as chiasmata। वहां पर जिसमें ये क्रॉस हो जाते हैं, look at here, क्या हो गया, ये इसका क्रोमोसोम इधर आ गया और ये इधर क्रॉस हो रहा है। मतलब अगर हम और एक तरीके से कहेंगे तो एक क्रोमोसोम इस तरह से जा रहा है, तो दूसरा क्रोमोसोम इस तरह से जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि ये एक्स मार्क बन गया, इसी दौरान क्या हो जाएगा कि ये यहां से बीच से कट हो जाएंगे, रेड भी कट हो जाएगा और ब्लू भी कट हो जाएगा। इन दिस इस कंडीशन को कहा गया चाइज़माटा। ओके, इसको कहा गया चाइज़माटा। क्रोमेटिड्स ब्रेक, टूटेगा मतलब कटेगा, ब्रेक्स एट दिस पॉइंट एंड ब्रोकन सेगमेंट आर एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे ही ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो एक दूसरे के क्रोमोसोम बीच में कट होने के कारण रेड में ब्लू जुड़ जाएगा और ब्लू में रेड जुड़ जाएगा, अदली बदली हो जाएगी। मतलब नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के पार्ट में, सेगमेंट्स में ये एक्सचेंज कर लेंगे। देखेंगे फिर से एक बार सेंटेंस, क्रोमेटिड्स ब्रेक, टूटे, क्रोमेटिड्स टूटे एक पॉइंट से, और ब्रोकन सेगमेंट, टूटे हुए टुकड़े एक्सचेंज हुए
किसमें? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर में ब्लू में रेड गया, रेड में ब्लू आया, उसको कहा गया क्रॉसिंग ओवर, इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। ये इसको कहलाते हैं री मतलब फिर से, कॉम्बिनेशन मतलब बनना। तो रिकॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पर क्रोमोसोम अदली बदली हो जाती है। यहाँ कौन सा फेज है? ये प्रोफेज 1 का पैचिटिन स्टेज में ये होता है। अब डिप्लोटिन, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। अब चाइज़माटा तो हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्या होगा? धीरे धीरे ये मूव करेंगे कहाँ? ये जो चाइज़माटा है ये शिफ्ट होकर खुलने लगेगा। थ्रू चाइज़माटा देयर आर इन पैचिटिन्स दे बिकम क्लियरली विजिबल इन डिप्लोटिन। जो अदली बदली हुई है वो कहाँ होगा? विजिबल दिखेगा डिप्लोटिन। कटिंग हो चुकी है, एक्सचेंज हो चुका है, लेकिन दिखता कब है? अच्छा अच्छा खास खास डिप्लोटिन में नजर आएगा। ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन मतलब एक दूसरे में जो थे गुथे हुए थे वो अब खुलने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे, तब ये साफ साफ नजर आता है। बिटवीन द साइनेप्टिक होमोलॉगस क्रोमोसोम दिस इज कॉल्ड डी साइनेप्सिस, मतलब साइनेप्स को खुलने के लिए ये इस कंडीशन में दिखेगा। डी साइनेप्सिस होगा तब दिखेगा। इट इन्वॉल्व द डिसअपीयरेंस ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर डिप्लोटिन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो क्रॉसिंग हुई थी, एक्स बना था, ये धीरे धीरे खुलकर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं आप क्या हुआ? पूरा खुल गया। तो एक क्रोमोसोम में दूसरे का पार्ट आ गया और दूसरे क्रोमोसोम में पहले का हिस्सा चला गया। इस तरह से अदली बदली। आप ये देखेंगे सारे क्रोमोसोम में, यहाँ पे भी देखेंगे बीच में ब्लू आ गया है दिखाने के लिए। यहाँ पर सेम बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सेम दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्रॉसिंग और जो यहाँ पर सिर्फ एक जगह दिखाई दे रही थी, ये बहुत सारे जगहों पर हो सकता है, 1 और मोर देन 1। जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतना ज़्यादा वेरिएशन वो न्यू जनरेशन में पैदा करेगा। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होती है उतना ज़्यादा वेरिएशन बच्चों में या न्यू जनरेशन में नज़र आएगा। रिकॉम्बिनेशन इसको ही कहा जाता है। इसीलिए पेरेंट्स के जैसे बच्चे दिखते हैं लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं होते। ये भी कि एक ही माता पिता के बच्चे सभी, चाहे 1000 क्यों ना हो, सेम नहीं होते हैं। मतलब दे आर नॉट इक्वल एज लाइक देयर पेरेंट और ऑल इन्फेंट इज नॉट सेम ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये जो अदली बदली हुई है पैचिटिन में, इसके कारण ही वेरिएशन लाता है। इसलिए एक बच्चे के एक ही पेरेंट के कितने भी बच्चे हो वो समान नहीं होते, क्योंकि ये सेम कितना होगा क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए जितने ज़्यादा मात्रा में होगा, मान लो इसमें ज़्यादा कंटेंट एक्सचेंज नहीं दिख रहा है तो वेरिएशन नहीं होगा, ये अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत दिखेंगे। लेकिन जितने ज़्यादा मात्रा में एक्सचेंज होगा उतना वेरिएशन पेरेंट्स और चाइल्ड्स में नज़र आएंगे। यहाँ तक पहुँच गए, विजिबल हो गया। अब ये हो जाएगा प्रोफेज 1 का एंड, जिसको हम कहेंगे डाइकाइनेसिस। काइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। इन दिस फेज द चाइज़माटा जो हो गया बिगिन to move along the length of chromosomes from the chromosomal toward the end of chromosome। धीरे धीरे खिसकते हुए ये आखिर तक चला जाएगा और ये नजर आएगा। डिसअपीयरेंस ऑफ चाइज़माटा, चाइज़माटा दिखना बंद हो जाएगा और दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से पूरी तरह से खुल चुके होंगे और 4 क्रोमोसोम साफ साफ नजर आएंगे। मतलब ये जो दिख रहा है कंडीशन वो हम कहेंगे कि डिप्लोटिन का भी है और डाइकाइनेसिस का भी ये नजर आएगा। द टर्मिनल चाइज़माटा एग्जिस्ट टिल द मेटाफेज। ये कहा जाता है कि कभी कभी चाइज़माटा मेटाफेज में भी नजर आता है टिल दी माइटोसिस फेज। न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। न्यूक्लियस धीरे 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 गायब होने लगेगा, स्टार्ट टू डिसअपियर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो बिगिन डिसअपियर। न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगेगी। और जैसे हमने देखा था किसमें, प्रोफेज में, वैसे ही यहाँ पर
अपीयरेंस शुरू हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से निकले थे, दिस स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू फॉर्म एंड मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल। ये दोनों पोल तक पहुंच चुके होंगे। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू अपीयर इन द साइटोप्लाज्म एंड the nuclear wall become disappear, nucleolus disappear, and the two centriole move toward the opposite pole and start the next phase। ये सब कुछ होगा प्रोफेज 1 के अंदर में। बाकी सब सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ प्रोफेज 1 ही माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंट रहता है। मेटाफेज आ गया है ना, स्टेट वही क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं और यहाँ पर फेज 2 स्टार्ट होगा। द स्पिंडल फाइबर बिकम वेल डेवलप, स्पिंडल फाइबर काफ़ी विकसित हो चुके होंगे। टेट्राड मूव टूवर्ड द इक्वेटर, क्रोमोसोम का जो टेट्राड रहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये इक्वेटर पर या सेल के सेंटर पे मूव करना शुरू कर देंगे। दे ओरिएंट देमसेल्व ऑन द इक्वेटर, वो अपने अच्छे तरीके से ओरिएंट करना शुरू कर देंगे। मतलब they move themselves as they have to move in opposite direction। दो तरफ जाना है, इस तरह से खुद ही वो अच्छी तरीके से मूव हो जाएंगे। सेंट्रोमर ऑफ द होमोलॉगस टेट्रा टूवर्ड द पोल एंड आर्म टूवर्ड द इक्वेटर, इक्वेटर की ओर बीच की ओर आर्म रहेंगे और जो सेंट्रोमर रहेंगे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के टेट्राड के बरोबर सेंट्रियोल की तरफ मूव रहेंगे, ताकि वापस स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं। हम बताएंगे अब कैसे होता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग रिपल्शन फोर्स, एक दूसरे को धकेलने के लिए, कौन ये जो ढकेलते हैं, कौन, होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। Due to increased repulsion force between the homologous chromosome, they are ready to separate from each other। ये एक दूसरे से अलग होने को तैयार हो चुके होते हैं। देखेंगे ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, ये आर्म जो है इक्वेटर की ओर फेस करेंगे और सेंट्रियोल सेंट्रोमर की तरफ फेस करने लगेंगे इस तरीके से, ताकि जब मियोसिस और माइटोसिस फर्क ये है कि देखेंगे आप, ध्यान से देखिए, माइटोसिस में कहाँ लगा है, काइनेटोकोर पर लगा हुआ है, ठीक है, उसके काइनेटोकोर पर। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, एक फाइबर ने एक होमोलॉगस सिस्टर क्रोमेटिड को पैर को पकड़ा है, तो दूसरे फाइबर ने दूसरे पिंक को पकड़ा है, तो दूसरे ने ब्लू को पकड़ा है, ताकि रेड रेड एक तरफ जाए और ब्लू ब्लू एक तरफ जाए। ये फर्क होता है मेटाफेज में, मियोसिस और माइटोसिस में, ताकि रिडक्शनल सेल डिवीजन कैसा हो सके, इस तरीके का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये इक्वेटर पर हो जाएंगे, इक्वेटर पे सेट हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल पर, होमोलॉगस सेंट्रियोल पर अटैच हो जाएंगे एंड स्टार्ट दी थर्ड फेज, एनाफेज 1। In this phase, homologous chromosomes are repelling away from the each other toward the opposite pole। homologous chromosome एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देंगे और दो अपोजिट पोल की तरफ, स्पिंडल फाइबर की तरफ मूव करेंगे। The two sister chromatids of each chromosome do not separate in meiosis 1। सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो रहे, मतलब हम कहेंगे दिखाने के लिए डायग्राम के अंदर का ब्लू और रेड, ये ब्लू और रेड सिस्टर क्रोमेटिड्स है, दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड कौन सा हो गया, रेड रेड वाला, और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स ब्लू ब्लू वाला। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम ब्लू और रेड ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और मूव करेंगे अपोजिट पोल पर। दिस रिडक्शनल डिवीजन, इसको ही रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल से आए हुए क्रोमोसोम जो अभी तक साथ में थे वो अभी सेपरेट हो रहे हैं। 23 एक तरफ मूव करेंगे और 23 दूसरी सेल की तरफ मूव करेंगे। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, हाफ, 2n था अभी तक, अभी क्या हो जाएगा, ये एक 2n है, एक n एक तरफ के चला जाएगा और दूसरा n दूसरी तरफ चला जाएगा, इसलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ
ईच क्रोमोसोम आर कनेक्टेड विद द सेंट्रोमर, ये जुड़े रहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेपरेट नहीं होंगे। बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर नाउ डिफरेंट in term of genetic content, so one then has the undergone in recombination। वो सिस्टर क्रोमेटिड जो साथ में चल रहे लेकिन उसके एक हिस्से में या एक से अधिक हिस्से में क्या रहेगा, क्रोमोसोम की अदली बदली हो चुकी है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो चुका है। देखेंगे इस तरह से, ब्लू एक तरफ गया, एक तरफ रेड गया। ये ज़रूरी नहीं कि कौन सा एक साइड में जाएंगे, पूरे 23 मेल के एक तरफ ही जाएंगे या फीमेल के एक तरफ ही जाएंगे। रैंडमली हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम से एक पार्ट एक तरफ, दूसरा पार्ट दूसरे की तरफ, मतलब 2n से n एक तरफ, दूसरा n दूसरी तरफ। यहाँ से होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मान लो ये 1 नंबर का क्रोमोसोम है, ये 1st नंबर का क्रोमोसोम है, ये 10 नंबर का क्रोमोसोम है, और ये मान लो ये 21 नंबर का क्रोमोसोम है। तो इसका 2n है, सभी 2n है, तो एक n इधर में चले गए और एक n दूसरी ओर चले गए। इस तरह से बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा होने के कारण क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आधे डिवाइड हो चुके, लेकिन कितना कहाँ पर कौन सा गया ये डिसाइड नहीं रहेगा। इस तरह से 23 क्रोमोसोम के ह्यूमन की बात करें तो ये डिवाइड हो चुके होंगे, और ये एक्स्ट्रा ओरिजिनल, ये सारे डायग्राम्स हैं, लेकिन ये जो इमेज दिखा रहा है आपको एनाफेज की, ये ओरिजिनल एनाफेज की माइक्रोस्कोप की इमेज है। देखेंगे यहाँ पर आप, सॉरी दिस वन, एक ये रही है ना, ये ओरिजिनल फोटो, ये नॉर्मल है, ये डिवाइड हो चुका है या होने वाला होगा जो भी है, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमोसोम के इससे पेयर n सेपरेट हो चुके। देखेंगे यहाँ पर एनाफेज की डायग्राम इस तरह से, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये एक है और एक दूसरा है। शायद ये सेल डिवाइड हो चुकी होगी या ऑन एक होगी, जो पता नहीं, लेकिन हमको यहाँ एनाफेज ओरिजिनल ऐसे माइक्रोस्कोप पे नज़र आता है। इस तरह से माइक्रोस्कोप पे कलरफुल नहीं नज़र आता, इस तरह से ओरिजिनल नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर में प्रैक्टिकल के दौरान। टीलोफेज अंत पहुँच गया है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ reach to the respective pole become uncoiled and rewound। ये फिर से 2 पोल पर पहुंच जाएंगे, 2 पोल पे पहुंच गए हैं, ये धीरे धीरे स्टार्ट अनकॉइलिंग, धीरे धीरे खुल जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे और लंबे होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस बिकम रीअपियर एंड दस द 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। पहुंचेंगे, उसके साथ साथ वहाँ पर 2 पोजिट पहुंचने के बाद में यहाँ पर साइटोसाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से क्लीवेज बनना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ न्यूक्लियस भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो टीलोफेज कैसे दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर में? देखिए ये दिस वन, ये वाला एक सेल है और एक सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो ये यहाँ पर टीलोफेज की एक खासियत होती है कि सेल एक ही होगी लेकिन उसके अंदर में 2 न्यूक्लियस बन चुके होंगे। तो 2 न्यूक्लियस इज बन। लास्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का डिवीजन हो जाएगा और एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस, मतलब जो हुआ था प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। 2 हैप्लॉइड सेल इज फॉर्म। Many case daughter cell pass through the short resting phase। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये थोड़ा समय लेता है, और नहीं तो कुछ ऑर्गेनिज्म में साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद मियोसिस 2 भी शुरू हो जाता है। इन सेम केस चेंजेस इन टीलोफेज में नॉट ऑकर। एनाफेज डायरेक्टली लीड टू द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2। अलग अलग सेल में, अलग अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में ये अलग अलग कंडीशन पाई जाती है और मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हम पहुंच गए हैं मियोसिस 1। न्यूक्लियस हो गया है, क्लीवेज बनेगा और 2 सेल्स, हैप्लॉइड सेल हम कहेंगे यन सेल है ना, हैप्लॉइड सेल, ये 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएगी और उसके बाद मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। तो